नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आप स्टडी परिवार में। तो एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विकास आपके सामने, वही राजनीति विज्ञान के बिंदु लेके। जैसे कि संवैधानिक विकास चल रहा था और थोड़ा लंबा ले लिया अपन ने। मैं जानता हूं संवैधानिक विकास आपको ये लग रहा होगा कि सर थोड़ा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। संवैधानिक विकास जितना भी अपन पढ़ रहे हैं सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं। देखिए, संवैधानिक विकास में आप जितना पढ़ोगे ना उतना कम है। ठीक है मेरी बात, क्योंकि संवैधानिक विकास में लगभग मैं आपको बताऊं, जो भारत का संवैधानिक विकास माना जाता है उसमें लगभग कितने अधिनियम आए थे? 17 अधिनियम आए थे। अपन वही अधिनियम पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण अधिनियम होते हैं। कल मैंने अधिनियमों की कैटेगरी आपको बताई थी कि कुछ अधिनियम तो ऐसे जो अपन ने वो अधिनियम अपन पढ़ चुके हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी तब लाए गए थे, ब्रिटेन की संसद ला रही थी। और कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनकी अब वर्तमान में, जो आज की क्लास में उसमें अपन चर्चा कर रहे हैं, कल की क्लास में भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि थोड़े बहुत उनमें क्या क्या होता था कि जो ब्रिटेन के जो सम्राट है वह ब्रिटेन की जो संसद है उसके तहत किए जा रहे थे दोस्तों। ठीक है, उसके तहत किए जा रहे थे। अब आगे देखें, अपन आगे चलते हैं और आगे देखते हो। देखो क्या देखते हैं आज अपन को देखना है, भारत परिषद अधिनियम 1892। क्या देखना है दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1892। मैंने 1861 के अधिनियम में आपको एक चीज बताई थी कि इस अधिनियम को वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। इस अधिनियम को क्या माना जाता है दोस्तों? इस अधिनियम को माना जाता है वास्तविक प्रारंभ। इस अधिनियम को क्या माना जाता है दोस्तों? वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। अगर इसको वास्तविक प्रारंभ माना जाता है, क्यों माना जाता है? मैंने आपको ये रीजन भी बताया था। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इस अधिनियम से भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दी गई थी। किसकी भागीदारी बढ़ाई गई? भारतीय लोगों की भागीदारी। भारतीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई गई। भागीदारी बढ़ाई गई। भारतीय लोगों की क्या बढ़ा दी गई दोस्तों? भागीदारी बढ़ाई। अब उसके बाद जब ये अधिनियम आएगा तो जाहिर सी बात है, इसमें अधिनियम कौन सा पढ़ रहे हैं? अब पढ़ेंगे 1892। आप ये बोलोगे सर 1861 आपने जो बताया उसमें आपने बताया कि भागीदारी बढ़ाई गई, तो क्या 1892 में भागीदारी बढ़ाई गई थी? जी हाँ, 61 में तो बढ़ाई गई थी, इसके बाद बढ़ाई गई थी 1892 में। तो देखिए 1892 का देखते हैं। ठीक है, 1892 में आपको सिर्फ एक महत्वपूर्ण कार्य याद रखना है कि प्रांतों व भारतीय लोगों को बजट पर विचार विमर्श व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया। क्या कहना चाहता हूं मैं? 1892 का अधिनियम प्रांतों व भारतीय लोगों को बजट पर, किस पर दोस्तों? बजट पर विचार विमर्श व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विचार विमर्श का क्या मतलब होता है? जब बजट आता है, ठीक है, तो बजट पे विचार विमर्श किया जाता है। जब मैं आपको संसद पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों? जब मैं आपको संसद पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि बजट पर विचार विमर्श किस प्रकार से होते हैं, कि बजट पर विचार विमर्श संसद में किस प्रकार से होते हैं, और जो बजट पर जो विचार विमर्श होते हैं वो किस तरीके से किया जाते हैं, इसकी क्या योजनाएं होती हैं, ये सारी बात अपन संसद में करेंगे। पूरी बात बताई जाएगी। 112 अनुच्छेद क्या कहता है, 111 क्या कहता है, 110 क्या कहता है, 108 में जो संयुक्त बैठक है उसमें बजट के ऊपर क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं संसद में, इन सारी बातों की अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब समय आएगा। फिलहाल आपने 1892 का अधिनियम देखा। भारत प्रांतों व भारतीय लोगों को बजट पर प्रश्न पूछने और विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। लेकिन एक चीज याद रखना, एक तो होता है प्रश्न पूछने, एक होता है विचार विमर्श। एक तो क्या होता है? प्रश्न पूछने, एक होता है विचार विमर्श। इन दोनों प्रक्रियाओं पर कौन सी प्रक्रिया? एक प्रक्रिया तो है प्रश्न पूछने की, दूसरी प्रक्रिया है विचार विमर्श करने की। इन दोनों प्रक्रियाओं पर जो ब्रिटेन की संसद से जो सदस्य शामिल होंगे, बजट निर्माण कौन करेगा? बजट निर्माण तो जाहिर सी बात है
ब्रिटेन की संसद ही करवाई, क्योंकि अब 1892 में अपने को ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई योगदान नहीं देखने को मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है वो स्वतः किसमें बदल गए हैं, ब्रिटेन की संसद के कर्मचारियों में बदल दिए गए हैं। अगर वो बदल दिए गए हैं तो अपने को क्या देखना यह है कि सर प्रश्न पूछने और विचार विमर्श से आपका मतलब क्या है। देखिए ये दोनों कार्य किसके संदर्भ में किए जाएंगे, बजट के संदर्भ में। ठीक है, एक तो क्या नहीं दोगे, निर्णायक मत नहीं दोगे। क्या नहीं दे सकते, निर्णायक मत, मतलब बजट पर मत देने का अधिकार किसको नहीं था, प्रांतों व भारतीयों को नहीं था। क्या नहीं था, प्रांतों भारतीयों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं। दूसरी बात देखिएगा, एक जो बजट बना हुआ है ना, इस बजट में प्रश्न पूछे उत्तर देना है या नहीं देना, उत्तर देना या नहीं देना, ये अंग्रेज अधिकारियों पर निर्भर था। किस पर निर्भर था, अंग्रेज अधिकारियों। किस पर निर्भर होगा दोस्तों, अंग्रेज अधिकारियों। अंग्रेज अधिकारियों पर निर्भर, अंग्रेज अधिकारियों पर निर्भर था दोस्तों। किस पर निर्भर था, अंग्रेज अधिकारियों पर निर्भर था। आई बात समझ में, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस देखिए ये 1900 वाले कुछ अधिनियम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे 1909 प्लस 1919 और 1935। इन 3 अधिनियमों को आपको विशेष रूप से समझना है और विशेष रूप से आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, पहले तो इसको कहा जाता है इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आपको यहां देखना है कि मार्ले तो कौन है और मिंटो जो है वो कौन है। इन दोनों के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि मार्ले कौन और मिंटो कौन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मार्ले हैं वो तो है भारत सचिव, वो तो कौन है, भारत सचिव, और मिंटो है वायसराय। और मिंटो कौन है, वायसराय। फिर से सुन ले, भारत परिषद अधिनियम 1909 में इसको क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। मार्ले जो कि भारत सचिव थे, मिंटो जो कि क्या थे, वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या थे, वायसराय थे। अब आगे देखें, आपको एक चीज और पता रहे, जब मार्ले भारत सचिव हैं, मार्ले क्या है दोस्तों, भारत सचिव, तो इनमें से कौन सा पद ब्रिटेन में स्थित है अपना, तो यह वो पद है जो कहां स्थित है, ब्रिटेन में स्थित। जबकि मिंटो जो है वो कहां निवास कर रहे हैं, मिंटो निवास कर रहे हैं भारत में। मिंटो कहां निवास कर रहे हैं दोस्तों, भारत में निवास। आगे देखिए, इसमें प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई। किसमें बढ़ाई गई, प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई। भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई एवं भागीदारी बढ़ाई गई एवं वायसराय की कार्यकारिणी में। किसमें, वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया। एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया। एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया। एक भारतीय सदस्य क्या किया गया दोस्तों, एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया। अब जब एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया है तो वो भारतीय सदस्य जो होगा वो कौन होगा, वो होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एक भारतीय सदस्य कौन है, वो होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो कौन होगा दोस्तों, वो होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या बना दिया गया है, एक भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इनको प्रथम भारतीय विधि सदस्य बोला जाता है। प्रथम भारतीय क्या बोला जाता है, विधि सदस्य बोला
जाता है दोस्तों। इनको क्या बोला जाता है? प्रथम भारतीय विधि सदस्य बोला जाता है। क्या फिर से याद कर लें, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम भारतीय विधि सदस्य बोला जाता है दोस्तों। अब जबकि मैंने आपको बताया कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम भारतीय विधि सदस्य बोला जाता है, ठीक है, इसके आगे देखिए अपने को क्या चीज महत्वपूर्ण जाननी है। मैंने आपको विधान परिषद का एक बताया था, जिसको क्या कहा गया था? भारतीय विधान परिषद। क्या बताया था मैंने? भारतीय विधान परिषद बताया। इस अधिनियम में इसका क्या बदल दिया गया दोस्तों? नाम बदल दिया गया। इसका क्या नाम रखा गया? औपनिवेशिक विधान परिषद। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, औपनिवेशिक विधान परिषद कर दिया गया। नाम परिवर्तन किया गया है तो अभी भी क्या विधान परिषद ही है। केवल क्या परिवर्तित हुआ है दोस्तों? नाम परिवर्तित हुआ है तो अभी भी विधान परिषद। आप लोगों को एक चीज देखनी चाहिए, पीछे मैंने क्या बताया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य। आपको ये लगता है क्या कि ये क्या विधानसभा में बैठेंगे? क्या यहां बैठेंगे? जी नहीं। विधि सदस्य केवल कहां बैठेगा? वायसराय की कार्यकारिणी में बैठेगा। कहां बैठेगा? वायसराय की कार्यकारिणी में बैठेगा। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है वो केवल वायसराय की कार्यकारिणी में ही बैठेंगे दोस्तों। कहां बैठेंगे? वायसराय की कार्यकारिणी में बैठेंगे। एक शब्द लिख रहा हूं, संप्रदाय की वैधानिक मान्यता। वैधानिक मान्यता, संप्रदाय की जो वैधानिक मान्यता है, संप्रदाय की वैधानिक मान्यता। मान्यता ये किस अधिनियम में सबसे पहले दी गई? संप्रदाय की वैधानिक मान्यता मतलब संप्रदाय को वैधानिक मान्यता दी गई, मतलब कानूनी मान्यता दी गई है। इसको क्या दी गई है? कानूनी मान्यता दी गई है दोस्तों। इसको क्या दी गई है? कानूनी मान्यता दी गई। कानूनी मान्यता देने का क्या मतलब कि संप्रदाय अब कानूनी व्यवस्था में आएगा। अब मान्यता देते हुए क्या किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का उदय किस अधिनियम में माना जाता है? 1909। अभी जैसे कि बात कर ही रहे हैं, ठीक है। अब आपको चीज बता दो, इसके तहत किसको जोड़ा गया? मुस्लिमों को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मुस्लिमों को जोड़ा गया। जब मुस्लिम वर्ग जो चलता है, ठीक है, उनको जोड़ा गया। अब आपको एक चीज और बता दो, आपको ये नहीं लग रहा कि सर मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम लीग तो मुस्लिम जो वर्ग होता था, मुस्लिम लीग के वर्ग से जो नेता आते थे महत्वपूर्ण, उन सबका एक समूह है था जो मुस्लिम लीग कहलाया। ठीक है दोस्तों, आपको ये होना चाहिए कि सर जो अब आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आती है, इसका मतलब तो बता दीजिए। और इसको मुसलमान जो वर्ग है इसको जोड़ने का क्या तात्पर्य था? तात्पर्य कुछ नहीं था। बात क्या है? बात यह है कि चुनाव में खड़ा कोई भी हो सकता है। मतलब चुनाव में खड़ा कोई भी हो सकता चुनाव में खड़ा कोई भी हो सकता, लेकिन मत केवल मुसलमान देगा। मत कौन देगा? केवल मुस्लिम देगा। मत कौन देगा दोस्तों? मुस्लिम ही देगा। इसे ही कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक माने जाते हैं लॉर्ड मिंटो।
कौन माने जाते हैं दोस्तों? लॉर्ड मिंटो इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक माने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के क्या माने जाते हैं दोस्तों? लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक माने जाते हैं। और जब लॉर्ड मिंटो इसको जनक माने जाएंगे, इसका क्या मतलब है कि लॉर्ड मिंटो ने ही सबसे पहले भारत में इसका प्रतिपादन किया था। और जब 14-15 अगस्त को 1947 को भारत आजाद होगा, 14-15 अगस्त 1947 की कौन सी रात्रि आती है? मध्य रात्रि। ये तो होता है करेक्ट बोलना, एकदम सही। क्या होता है? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अस्तित्व में आया और 15 अगस्त को जो पाकिस्तान के बाद जो शेष भारत बचा वो अस्तित्व में आया दोस्तों। ठीक है, मध्य रात्रि। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चीज का मैंने यहाँ जिक्र किया है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। राज क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो लॉर्ड मिंटो के द्वारा लाई गई थी, इसको ही भारत विभाजन का आधार माना जाता है। किसको? सांप्रदायिक प्रणाली को भारत विभाजन का आधार माना जाता है। भारत विभाजन का आधार माना जाता है। भारत विभाजन का आधार किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत विभाजन का आधार माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। अगला अधिनियम कौन सा है दोस्तों अपना? भारत परिषद अधिनियम 1919। इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है दोस्तों, वही बात। मॉन्टेग्यू तो कहलाएंगे भारत के सचिव। मॉन्टेग्यू कौन कहलाएंगे? भारत के सचिव। और जो चेम्सफोर्ड हैं ये क्या कहलाएंगे? वायसराय कहलाएंगे दोस्तों। ये क्या कहलाएंगे? वायसराय कहलाएंगे। ये कहलाएंगे दोस्तों वायसराय। ठीक है, आगे देखिएगा। इस अधिनियम को, इस 1919 के अधिनियम को 1 अप्रैल 1921 को लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम को 1 अप्रैल 1921 को लागू किया गया था दोस्तों। कब किया गया? 1 अप्रैल 1919 को लागू, 1 अप्रैल 1921 को लागू किया गया था। क्योंकि अधिनियम किस नाम से है? अधिनियम है 1919 के नाम से है दोस्तों। अधिनियम किस नाम से है? 1919 के नाम से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अभी जो अधिनियम जो आया है ना 1919 के अधिनियम, जिसको अपन कब लागू कर रहे हैं? 1 अप्रैल 1921 को। फिर से सुन ले, यह 1 अप्रैल 1921 को लागू माना जाएगा। 1 अप्रैल 1921 को लागू माना जाएगा। अब लागू माना जाएगा तो इसमें क्या क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बढ़ाई गई। क्या बढ़ाई गई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बढ़ाई गई। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बढ़ाते हुए इसमें देखो कौन कौन जोड़े गए? सिख जोड़े गए, भारतीय ईसाई जोड़े गए, यूरोपियन जोड़े गए, प्लस एंग्लो भारतीय जोड़े गए। प्लस एंग्लो भारतीय। ठीक है, सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो भारतीय, 4 कैटेगरियों सम्मिलित कर दी गई। कितनी कैटेगरी सम्मिलित की गई दोस्तों? 4 कैटेगरियां। फिर से सुन लें, किस अधिनियम में? 1919 के अधिनियम में। पहली सिख, दूसरी भारतीय ईसाई, दूसरी कौन सी है? भारतीय ईसाई। तीसरी कौन सी है? यूरोपियन।
ठीक है दोस्तों। चौथी कौन सी है? एक फिर से सुन लें, सिख, दूसरी भारतीय ईसाई, तीसरी यूरोपियन, चौथी है एंग्लो भारतीय। कौन सी है? एंग्लो भारतीय है। ठीक है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां देखें मैंने क्या बताई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और मैंने यहां भी क्या बताई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। लेकिन यहां एक और जोड़ना चाहूंगा, पांचवा, वो है मुस्लिम वर्ग। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चार हैं ये तो जोड़े गए 1919 में, और ये जो सबसे पहले जोड़ा गया जिसको मैंने 5 नंबर पे रखा, ये जोड़ा जाएगा 1909 में। ये कब जोड़ा जाएगा दोस्तों? ये जोड़ा जाएगा 1909 में जोड़ा जाएगा। आपको एक चीज पता रखनी है यहां, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर इसको भारत के विभाजन का मुख्य आधार क्यों माना जाता है? इसको भारत के विभाजन का मुख्य आधार क्यों माना जाता है? कोई तो ऐसा रीजन होगा जो इसको मुख्य आधार के रूप में माना जाता है। जी, एक बहुत गहरा है। ठीक है, एक बहुत गहरा चीज है। वो चीज ये है कि आप खुद सोचें, सबसे पहले 1909 में आपने क्या जोड़ा? मुस्लिम लीग को जोड़ दिया, सॉरी फिर से मुस्लिम लीग, मुस्लिम वर्ग को जोड़ दिया। अब मुस्लिम वर्ग को जोड़ दिया तो मत केवल मुस्लिम देगा, तो जाहिर सी बात है आप सोच लीजिए मत देने का अधिकार केवल किसके पास हो गया? मुस्लिम वर्ग के पास हो गया। इसमें सिख आ गए, भारतीय ईसाई आ गए, यूरोपियन आ गया, एंग्लो भारतीय आ गया, ये सब चीजें इसमें सम्मिलित हो चुकी हैं। ये सब चीजें इसमें क्या हो चुकी है दोस्तों? सम्मिलित हो गई। अब आपको एक चीज बताऊं, आपको चीज क्या देखनी है? आपको चीज सिर्फ इतनी सी देख रही है कि कुल कैटेगरी कितनी थी 1919 तक। अगर आपको कुल कैटेगरी पूछे, कहां से कहां तक पूछेगा वो आपको पूछेगा 1919 तक पूछे तो 5, और 1909 तक पूछे तो 1। 1919 तक पूछे तो 5, 1909 तक पूछे तो 1। आई मेरी बात समझ में? फिर से समझ ले, 1919 तक पूछे तो 5, 1909 तक पूछे तो 1। ठीक है, कुल टोटल कितनी कैटेगरी होगी? कुल टोटल आगे देखते हैं दोस्तों। 1919 के अधिनियम की एक प्रस्तावना थी। क्या थी? एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना थी उत्तरदायी शासन की। किसकी दोस्तों? उत्तरदायी शासन की प्रस्तावना क्या थी? उत्तरदायी शासन की। पहले तो प्रस्तावना क्या होती है? देखो, प्रस्तावना एक ऐसा होता है जब आप कोई भी बुक खरीद के लाते हो मार्केट से, कोई भी किताब खरीद के लाते हो, अगर उस किताब में प्रस्तावना दी हुई है और उसकी प्रस्तावना आप खोलते हो तो वो आपको सबसे प्रारंभ में मिलती है। किसी भी किताब का प्रारंभ जो होता है दोस्तों वो उसकी प्रस्तावना से होता है। किसी भी बुक का प्रारंभ किससे माना जाता है? उस बुक की प्रस्तावना से माना जाता है दोस्तों। ठीक है, उस बुक की किससे माना जाता है? प्रस्तावना से माना जाता है। अब जब प्रस्तावना से माना जाएगा तो इसमें क्या होगा? मतलब जो पूरी बुक का जो निचोड़ होता है ना, आप जो 600 पेजों की किताब पढ़ोगे, मान के चलते हैं आप जो 600 पेजों की किताब पढ़ोगे उसका निचोड़ कितने पेजों में लिख दिया जाएगा? 1 पेज में लिख दिया जाएगा, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि जब आप पूरी 600 पेजों की किताब जितने भी समय में पूरा करोगे ना, उसका निचोड़ क्या निकलेगा वो हम आपको पहले बता देते हैं। प्रस्तावना ये कहती है कि जो आप पूरी किताब पढ़ोगे ना, उससे पहले आप मुझे पढ़ लो, मैं आपको पूरी किताब की जो अर्थ है, जो विचारधारा है, जो पूरी किताब में जो आदर्श दिया गया है, उस आदर्श को समेटे हुए कौन रखती है? वो रखती है प्रस्तावना। ऐसे ही उत्तरदायी शासन की प्रस्तावना कब दे दी गई? 1919 में। मैं आपको जाके बताऊंगा आगे जाके, यही उत्तरदायी शासन की जो प्रस्तावना वाली भावना है ना, यही 1935 में रख दी जाएगी। 1935 में अपन नया नहीं लेके आएंगे कहीं, भाई ये लो अपन नया लेके आएंगे। जी नहीं, नया बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे, इसी को कंटिन्यू रखेंगे। कब रखेंगे? 1935 तक। कब तक रखेंगे? 1935 तक। तो फिर से सुन लीजिए, इस अधिनियम की एक प्रस्तावना थी। 1919 के अधिनियम की क्या थी? एक प्रस्तावना थी। इस प्रस्तावना क्या थी? उत्तरदायी शासन। अब आपको यह जानना है कि उत्तरदायी शासन क्या होता है। अब आपको यह जानना है कि उत्तरदायी शासन क्या होता है। देखिए, गलत हो या सही हो, कोई भी चीज गलत होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद ले रही थी। कौन ले रही थी दोस्तों? ब्रिटिश
संसद ले रही थी। कौन ले रही थी? ब्रिटिश संसद ले रही थी। मतलब अच्छा कार्य करेगा तो भी जिम्मेदार हम ही होंगे, कोई बुरा कार्य होगा तो भी जिम्मेदार हम ही होंगे। उत्तरदायी शासन, ऐसा शासन जिसमें हम उत्तरदायी होंगे। सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि ऐसा शासन जिसके उत्तरदायी कौन होंगे? जिसके उत्तरदायी हम होंगे और उसका उत्तरदायी कोई भी नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? इसी को बोलते हैं उत्तरदायी शासन। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कब की गई? तो भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई 1919 के अधिनियम के अंदर। ठीक है दोस्तों, कौन से अधिनियम के अंदर? 1919 के अधिनियम के अंदर उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में और क्या क्या कार्य हुए उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1919 के अधिनियम में और क्या क्या कार्य? मैंने आपको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया था 1909 में, उसको आगे बढ़ाया गया और उसमें और भी वर्ग जोड़े गए। उसकी अपन ने विशेष रूप से बात कर ली है। सिर्फ मैं एक बार फिर से बता देता हूं, 1919 तक कुल वर्ग हो जाएंगे 5। कुल वर्ग कितने हो जाएंगे? 5। 1909 तक कुल वर्ग होंगे 1। कौन सा? केवल मुस्लिम वर्ग। बाकी तो 1919 के अधिनियम में आगे जाके आप जोड़ोगे ना, तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से पता ही रखना है दोस्तों। देखिए, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो मैं मानता हूं, महिलाओं को मताधिकार दिया गया। किसको दिया गया? महिलाओं को मताधिकार दिया गया। महिलाओं को मताधिकार दिया गया दोस्तों। क्या दिया गया? महिलाओं को मताधिकार दिया गया। मताधिकार क्या होता है? मत देने का अधिकार। मताधिकार क्या होता है दोस्तों? मत देने का अधिकार। मताधिकार होता है मत देने का अधिकार दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ में? महिलाओं को मताधिकार दिया गया, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार। ठीक है, ना बताया होगा तो फिर से सुन लो। मताधिकार के भी एक शर्त थी इनकी। जो शर्त, जिसके पास क्या हो? संपत्ति हो। एक तो पहली थी, जो संपत्ति का कर देता हो। संपत्ति का क्या देता हो? कर देता हो। जिसके पास कोई उपाधि हो। इन तीनों में से जिसके पास भी एक वरीयता होगी वही क्या देगा? मत देगा। वही क्या देगा? मत देगा। फिर से सुन ले, मत कौन देगा? जिसके पास संपत्ति होगी। मत कौन देगा? जो संपत्ति का कर देता हूं। मत कौन देगा? जिसके पास उपाधि होगी। वही लोग क्या देंगे? मत। अगर इन पूरी कैटेगरी को भी मैं देखूं और उसी में महिलाओं को जोड़ूं तो कितने प्रतिशत आता है? केवल 10% आता। फिर भी कितने प्रतिशत ही आता है आपका? केवल और केवल 10% हिस्सा ही आता है मत करने में। कितना प्रतिशत हिस्सा आता है मत देने वालों में? केवल और केवल 10% हिस्सा ही आता है। अब जो 10% हिस्सा आपका आया है ना, आप लोग एक बार सोचिए। सोचना क्या है? सोचना कुछ नहीं है। सोचना सिर्फ इतना है कि आप लोग सोचिए, जब संपत्ति है और संपत्ति के ऊपर कर दे उपाधि होंगे तो इसके 10% भी कब हो रहे हैं? 10% भी जरूरी थोड़ा नहीं भाई जो 10% हो रहे हैं वो पूरे के पूरे मतदान करने जाएंगे। ठीक है, ये तो आवश्यक नहीं है ना कि जितने 10% आपके जो बन रहे हैं वो पूरे के पूरे क्या ये फिक्स कर अंक है? क्या फिक्स अंक नहीं है, ये तो लगभग का आंकड़ा दिया जाता है हमेशा। आंकड़े कभी भी पूरे परिपक्व 100% सही नहीं होते। आंकड़े हमेशा अनुमानित होते हैं। रिसर्च होती है, मैं मना नहीं कर रहा, आंकड़ों पे रिसर्च होती है, लेकिन आंकड़े कभी भी 100% सही नहीं होते। आंकड़े केवल 80% सही होते हैं और 80% के अंदर भी अगर मैं देखूं तो 5 से 7% अनुमानित आंकड़े लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? 5 से 7। ऐसे ही यहां लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको तो मानना कितना है? 10% ही मान के चलना है दोस्तों। आगे देखिए, आपने देख ही लिया आंकड़ों के बारे में, मैंने बता ही दिया कि संपत्ति का कर उपाधि इसको सब चीज को जोड़कर 10% होता है। अब 1919 के अधिनियम की 1900 अधिनियम की जांच के लिए 10 वर्षीय आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन किया
गया। 10 वर्षीय आयोग का गठन किया गया, जिसको नाम क्या दिया गया? साइमन आयोग। साइमन आयोग। पहले तो बता दूं, इसके अध्यक्ष जॉन साइमन। इसके अध्यक्ष कौन है? जॉन साइमन। इसमें कुल सदस्य हैं 7। कुल सदस्य कितने हैं दोस्तों? कुल सदस्यों की संख्या है 7, लेकिन समस्या क्या है? सातों ही क्या है? अंग्रेज हैं। समस्या क्या है? सातों ही क्या है? अंग्रेज है। फिर से बताओ दोस्तों, इसकी जांच के लिए बनाया गया था कौन सा आयोग? साइमन आयोग बनाया गया था। इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? साइमन आयोग बनाया गया। अब साइमन आयोग की जांच जो आएगी ना, साइमन आयोग जांच करेगा, लेकिन साइमन आयोग के सामने बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। क्यों? एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सारे के सारे क्या है? अंग्रेज हैं। 7 जने हैं, सातों के सातों क्या है? अंग्रेज। एक भी भारतीय का योगदान नहीं है। अब एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 1919 का अधिनियम है, ये किन व्यक्तियों के लिए लाया गया था? ये भारतीयों के लिए लाया गया। ठीक है, तो कितना असर भारतीयों पे पड़ा है, कितना असर नहीं पड़ा है, इसकी भावना अंग्रेजों को ज्यादा पता रहेगी या भारतीय लोगों को ज्यादा पता रहेगी? इतना तो अपन भी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएं कि किसको ज्यादा पता रहेगी। ये बात पता रहेगी भारतीय लोगों को, क्योंकि वो सीधे कहते हैं ना, जिसकी कोहनी पे लगती है दर्द उसी को होता है। इन प्रावधानों से अपने को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसको पता कैसे लगेगा? इसका पता लगेगा तब पता लगेगा जब अपने पे बीतेगी कोई चीज। अपने में कोई चीज कब बीतेगी? जब अपन इन समस्याओं का सामना करेंगे। आज अपन यहाँ बैठ के, मैं यहाँ खड़ा होकर आपके सामने कहते देता हूँ कि ऐसे सांप्रदायिक प्रणाली आई, ठीक है, ऐसे साइमन आयोग भारत में आया, ठीक है, इसको 10 वर्ष के लिए एक काम दिया गया था। 10 वर्षीय आयोग है, जिसकी अवधि कितने वर्ष की? 10 वर्ष की थी। 7 इसमें सदस्य थे, अंग्रेज थे। इसको नकारा गया, इसको नकारते हुए एक नारा दिया गया, गो साइमन गो का। आज ये बातें कहने में बड़ी आसान लगती हैं, आज सभी याद कर लेते हैं। उस समय की परिस्थितियां देखें आप, कि उस समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 1919 का अधिनियम को लागू तो आप 1921 में करोगे ना। कब करोगे? 1921 में करोगे। 1947 में तो भारत आजाद हो जाएगा। तो आपको तो मैं स्पष्ट रूप से एक बात बता दूं, 1900 के बाद भारत में कभी भी सामान्य स्थिति बनेगी ही नहीं। कब तक? 1950 तक। कब तक? 1950 तक। जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता और भारत पाकिस्तान के मध्य जो बंटवारा हुआ है ना, भारत का जो विभाजन हुआ है पाकिस्तान के रूप में, वो विभाजन तब तक स्थायित्व में हल्का सा स्थायित्व ना आ जाए। संपूर्ण रूप से तो आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि पीओके है जो आज तक विवादित है। तो संपूर्ण रूप से स्थायित्व में तो आज तक दोनों क्षेत्र नहीं आ पाए हैं। भारत तो ये कहता है पीओके हमारा है, पाकिस्तान ये कहता है पीओके हमारा है। ठीक है, तो इस लड़ाई को बाद में फिर देखेंगे, लेकिन इस बार यहां फिर से पता रखना कि 1900 के बाद कोई भी काम जो है ना, उसको 2 परिपक्ष में सोचना है। एक तो उस कार्य में अच्छा कार्य होगा, एक उस कार्य में बुरा कार्य होगा। साइमन कमीशन जब आया तो बुरा कार्य तो यह था कि इसमें सातों के सातों सदस्य क्या हो गए? अंग्रेज हो गए। सातों के सातों सदस्य क्या हो गए? अंग्रेज। और अच्छा कार्य क्या था कि इनसे भारतीयों को जागरूकता मिली। क्या मिली? जागरूकता मिली। जागरूकता क्या मिली? जागरूकता यह मिली कि अपना काम जो है, अपने पे कोई नियम कानून लागू उन्होंने कर दिए। लागू क्या करते? थोप दिए, हमने कुछ नहीं कहा। ठीक है, अब हमें कितना अच्छा लग रहा है, हमें कितना बुरा लग रहा है, हमें पूछो ना आप। हमें कितना अच्छा लग रहा है, हमें कितना बुरा लगा है, आप हमें पूछो। आप उन लोगों से पूछ रहे हो जो आपकी टीम में। आप किन लोगों से पूछ रहे हो? जो आपकी टीम में। आपने हमसे कब पूछा? कभी नहीं पूछा। आपके जांच करने वाले हैं, आपके कानून बनाने वाले हैं, वो तो कानून में अगर कुछ गड़बड़ भी होगी, कानून से कुछ नुकसान भी हुआ होगा, सही बताएंगे उसको। कभी गलत बताने की संभावना है ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से याद रखना, साइमन आयोग आया। अब साइमन आयोग जो है ना, साइमन आयोग है ना, साइमन आयोग जो है, इसका गठन देख लें आप एक बार। 8 नवंबर को। क्या है? 8 नवंबर को इसका गठन है। 8 नवंबर को किया। 8 नवंबर 1927 को
साइमन आयोग का गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1923 को। मैंने एक बात तो पहले ही बता दी कि सारे के सारे क्या हैं? अंग्रेज हैं। सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? अंग्रेज है। अंग्रेज है, इसीलिए क्या किया गया? विरोध किया गया। इसीलिए इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। इसकी देखो मैं ये नहीं बताऊंगा रिपोर्ट देने वाला कौन था, रिपोर्ट को कहां कहां प्रस्तुत किया गया, ये बातों पे चर्चा करने का काम अपना है ही नहीं। इन बातों का चर्चा करने का काम क्या है? अपना है ही नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अपन को ये जानना होगा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि अपन को ये जानना यहां जरूरी है कि साइमन कमीशन का रोल क्या है। क्या गोलमेज सम्मेलन से इनका कोई रोल है? जी हाँ, बिल्कुल है गोलमेज सम्मेलन से। कैसे है सुनिएगा। इसने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। देखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपको सामने समझा रहा हूं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके सामने समझाने जा रहा हूं। कितने गोलमेज सम्मेलन है? 3 गोलमेज सम्मेलन। आपको एक स्पष्ट रूप से दिख ही रहा होगा। देखो आपको एक अच्छी चीज बताऊं, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, इसका मतलब है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आपको याद रखना है 1930, 1931 और 1932। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। आई मेरी बात समझ? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होंगे ना, इनमें किस चीज की चर्चा की जाएगी? 1919 के अधिनियम की। किस चर्चा की जाएगी? 1919 का अधिनियम, जो 1921 में तो लागू हुआ है। और इसमें जो प्रावधान थे ना, उन्होंने भारत में क्या प्रभाव किया है? ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा है? क्या प्रभाव सकारात्मक था या नकारात्मक था? या प्रभाव सकारात्मक था या प्रभाव नकारात्मक था? ये चीजें देखी गई। और ये चीजें देखी गई और इसके तहत भी एक रिपोर्ट और जारी हुई। वो रिपोर्ट जारी की गई 1933 में। कैसे? जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। कौन सा गोलमेज सम्मेलन? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसकी एक रिपोर्ट आई, वो आई 1933 में। कब रिपोर्ट आई? 1933 में, क्योंकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन तो 1932 में ही हो जाएगा ना। लेकिन रिपोर्ट इसने कब दी? 1933 में अपनी रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का अधिनियम लाया जाएगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम लाया जाएगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको और समझा दूं, अगर 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया जा रहा है ना, इसकी पृष्ठभूमि किसमें है? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। इसकी पृष्ठभूमि किसमें है? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, जिसने अपनी रिपोर्ट भी कब दी? 1932 में यह हुआ। इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी 1933 में। और फाइनल रिपोर्ट किसको दी? ब्रिटेन की संसद को दी। किसको दी? ब्रिटेन संसद को दी। फाइनल रिपोर्ट इसने किसको दी? ब्रिटेन की संसद को दी। और दी, इसके आधार पर ब्रिटेन की संसद ने क्या लागू किया? 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू किया। दोस्तों क्या लागू किया? 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू किया। आगे देखें, आगे अपन 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक चीज तो याद रखना, ये सबसे बड़ा अधिनियम। कौन सा था? सबसे बड़ा अधिनियम। सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें मुख्य मुख्य काम तो पहले मैं बता देता हूं। इसमें जो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था थी ना, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, इसको यथावत स्वीकारा गया। क्या किया गया? यथावत स्वीकारा गया। कुल मिला के बात यह है कि इसकी खुद की प्रस्तावना नहीं थी। प्रस्तावना नहीं थी। किस अधिनियम की प्रस्तावना का प्रयोग किया गया? 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना का प्रयोग किया गया। और आपको तो कॉमन सेंस की बात है, ये जो उत्तरदायी शासन की जो प्रस्तावना है, ये किस अधिनियम की प्रस्तावना थी? ये 1919 के अधिनियम की
प्रस्तावना थी। ये किस अधिनियम की प्रस्तावना थी? 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना थी। इसी को हूबहू किस अधिनियम में ले लिया गया? 1935 के अधिनियम में ले लिया गया। आपको एक बात समझ में आई दोस्तों? मैंने बोला था कि प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना होता है निचोड़ निकाल। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? निचोड़ निकालना दोस्तों। अब प्रस्तावना का मतलब अगर निचोड़ निकालना होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 1919 में दी गई होगी तो भाई 1919 में जितना भी कार्य होगा उसका चाहे नकारात्मक प्रभाव हो चाहे उसमें सकारात्मक प्रभाव हो, इसका उत्तरदायी कौन होगा? ब्रिटिश सरकार होगी। इसके उत्तरदायी कौन होगी? ब्रिटिश सरकार होगी। अगर अब इन्होंने यही चीज 1935 के अधिनियम में दी है, हूबहू किस अधिनियम में दी है? 1935 के अधिनियम में दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही होता है कि 1935 के अधिनियम में जो सकारात्मक प्रभाव होंगे, 1935 के अधिनियम में जो नकारात्मक प्रभाव होंगे, उनका उत्तरदायी कौन होगा? उनका उत्तरदायी होगा ब्रिटेन की सरकार होगी या वहां की महारानी इसके उत्तरदायी शासन की व्यवस्था संभालेगी। आगे देखें भारत शासन अधिनियम 1935 में दो कार्य सबसे महत्वपूर्ण हुए थे। कितने कार्य सबसे महत्वपूर्ण? मेरी नजर में दो कार्य सबसे महत्वपूर्ण हुए। पहला कार्य तो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था संघीय न्यायालय बनाने का। क्या बनाया गया था? संघीय न्यायालय। ठीक है, और यही जो संघीय न्यायालय था ये वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। यही संघीय न्यायालय क्या कहलाता है? वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। और जो मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूं ना, उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बर्मा, म्यांमार, इसको वर्तमान में क्या बोला जाता है? म्यांमार बोला जाता है। इसको स्वतंत्र किया गया, इसको स्वतंत्र किया गया, इसको स्वतंत्र किया गया है। इसके लिए आंशिक, कौन सा? आंशिक संविधान दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? आंशिक संविधान दिया गया, आंशिक संविधान दिया गया। और जब मैं बताऊंगा आप लोगों को, पता है कब बताऊंगा? जब मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूं कि जो ये आंशिक चीजें होती क्या है। ठीक है दोस्तों, आंशिक चीजें होती क्या है? जैसे आपको एक यही बता देता हूं, जो भारत का जो वर्तमान संविधान है, भारत का कौन सा संविधान है? भारत का जो वर्तमान संविधान है ना दोस्तों, उसमें लगभग कितने अनुच्छेद? लगभग 200 अनुच्छेद, लगभग 200 अनुच्छेद। कहां से लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से लिए गए। इसका मतलब तभी तो कहते हैं अपना उधार का संविधान है, अपने हर चीज कहीं ना कहीं से ली है। जब मैं आपको नागरिकता पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, राज्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुए तो मैं आपको बताऊंगा, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति के कुछ प्रावधान, प्रधानमंत्री के कुछ प्रावधान, महान्यायवादी के प्रावधान, महाधिवक्ता के प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित, उनके सेवानिवृत्ति से संबंधित, पुनः नियुक्ति, ठीक है, वेतन भत्ते, इनमें कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। हूबहू अन्य देशों से नहीं उठाया गया, इनमें परिवर्तन हुए हैं। तभी तो कहते थे उधार का संविधान, जो कहना मेरे अनुसार तो गलत है। अरे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, 1900 से लेकर 1952 तक का तो समय ये देख लो कि भारत का सबसे संवेदनशील समय है ये। इस समय में काम भी ज्यादा हुआ है। ये वही समय है जहां सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन चले, और ये वही समय जब भारत आजाद हुआ, ये वही समय जब संविधान बना, संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया और हम सब पे लागू भी किया गया। संविधान सभा बनी अपने देश की, जो मेरी नजर में तो विश्व की, केवल भारत की बात नहीं कर रहा, विश्व के सबसे उच्चतम संस्थान का दर्जा जिसको मैंने दिया, मेरे अनुसार वो विश्व की सबसे उच्चतम दर्जे की संस्थान थी। वो संस्थान इतना काम करेगी, फिर वो 200 अनुच्छेद लेके आ रही है, तो वो 200 अनुच्छेद हूबहू थोड़ी लेके आ रही है। अलग अलग मैं आपको बताऊंगा, जब अपनी कल बात करेंगे संविधान के प्रारूप के ऊपर बात करेंगे, उसमें कितने अनुच्छेद थे कितने नहीं थे, उसके ऊपर जब मैं बात करूंगा ना, तो आप खुद सोचिएगा, आप खुद देखिएगा कि कितना परिवर्तन है। कहने में कुछ और आता है, करने में कुछ और आता है। ये संविधान है दोस्तों। यहाँ सुनी सुनाई बातें जो आप लोगों से सुनते हो ना, संविधान तो ऐसे ही बन गया, भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे, महात्मा गांधी जी ऐसे, नहीं। अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं ना, तो बुरा भी नहीं बोलना। अगर आपको एक आदर्श नागरिक बनना है ना, कर्तव्य वाला नागरिक बनना है, तो बुरा नहीं बोलना। अच्छा तो बोल ही नहीं सकते आप, अच्छा नहीं बोलना तो बुरा भी नहीं बोलना। अगर बुरा बोलना है तो फिर उसके परिणाम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बुरा आप कब तक करेंगे, एक समय सीमा तक ही आप कर सकते हैं। तो फिर से सुन लें, 200 अनुच्छेद लगभग लिए गए थे।
किससे लिए गए थे? 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। ठीक है, आंशिक अनुच्छेद किसको भी दिए गए थे? भारत को भी आंशिक अनुच्छेद दिए गए थे। भारत को भी आंशिक अनुच्छेद दिए गए थे। इन अनुच्छेद जो दिए गए थे, ठीक है, जैसे 321 अनुच्छेद किसको दिए गए थे? भारत को दिए गए थे। 321 अनुच्छेद किसको दिए गए थे? भारत को दिए गए थे। 16 इसमें कुल अनुसूचियां थी, जिसमें से 16 के भी 2 विभाजन थे। 10 भारत के लिए थी, 10 अनुसूचियां किसके लिए थी? भारत के लिए थी। वह शेष बचे 6 अनुसूचियां किसके लिए थी? बर्मा के लिए थी। तो भारत को 10 अनुसूची तो उसी टाइम दे दी गई थी। देखिए, मूल संविधान में जोड़ी गई थी 8 अनुसूचियां, 90 अनुसूची तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, समझे कि नहीं समझे? उधार का संविधान कहना मैं चीज को गलत मानता हूं भाई। अपन ने उधार लिया है, मानते हैं उधार लिया है, लेकिन अपने स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उनमें परिवर्तन किया है। स्थिति परिस्थितियां देखते हुए उनमें क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? 2 देशों के लिए कार्य महत्वपूर्ण हुआ है इस अधिनियम में, भारत और बर्मा के लिए, जो वर्तमान में म्यांमार कहलाता है। इस अधिनियम में क्या किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक की क्या की गई थी? स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण काम और किया गया, रेलवे प्राधिकरण। रेलवे प्राधिकरण का गठन। किसका गठन? इस अधिनियम के द्वारा रेलवे प्राधिकरण का गठन। आगे देखते जाएंगे। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखिए। ये जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में समझाने का कुछ नहीं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तो किया गया, इसमें समझाने का क्या कोई विचार, कोई विमर्श, कोई कुछ नहीं है। आगे देखिए, आगे अपन को क्या देखना है? अब अपन को आगे चीज देखनी, एक महत्वपूर्ण चीज है। आपको जब भी संघात्मक शासन व्यवस्था, मैंने पहले भी बता रखी है क्या होता है, संघात्मक और एकात्मक में अंतर क्या होता है। मैंने पहले से ये चीज समझा रखी है कि संघात्मक में तो क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का क्या होता है? बंटवारा होता है। बल्कि एकात्मक में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहला प्रारंभ कहां किया गया था? शक्तियों का बंटवारा किया गया इस अधिनियम में 3 सूचियों के माध्यम से। किसका बंटवारा किया गया? शक्तियों का बंटवारा किया गया। कितनी सूचियों के माध्यम से? 3 सूचियों के माध्यम से। 3 सूचियों के माध्यम से। ठीक है, कितनी सूचियों के माध्यम से किया गया? 3 सूचियों के माध्यम से। पहली, दूसरी और तीसरी। संघ सूची, प्रांतीय सूची। राज्य तो कह ही नहीं सकते ना, अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है 1935 का। अभी जो समय चल रहा है वो कौन चल रहा है दोस्तों? 1935 का चल रहा है। तो राज्य का शब्द का तो नाम भी लेना ही नहीं। प्रांतीय सूची। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसके तहत कानून बनाएगी संघ सरकार। इसके तहत कानून बनाएगी प्रांतीय सरकार। और समवर्ती सूची के तहत कानून बनाएगी संघ सरकार प्लस प्रांतीय सरकार। संघ सरकार प्लस प्रांतीय। आप पे कहोगे सर सूचियां क्या होती है? जब आपको मैं अनुसूचियां पढ़ाऊंगा तो विशेष रूप से इस पर चर्चा की जाएगी। विशेष रूप से इस पर चर्चा की जाएगी। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मूल संविधान में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, कौन सा विषय निकाल के कब किस सूची में रखा गया, राज्य सूची से विषय निकाल के कब समवर्ती में सूची में डाला गया, ये या समवर्ती से राज्य में डाला गया, क्या हुआ था, क्या स्थिति थी, सब चीज की चर्चा समय आने के उपरांत की जाएगी दोस्तों। क्या आने के उपरांत की जाएगी? समय आने के उपरांत की जाएगी। फिलहाल याद रखना, शक्तियों के बंटवारे का मतलब है विषयों का बंटवारा। किसका बंटवारा? विषयों का बंटवारा। कि कौन क्या कार्य करेगा इसका बंटवारा कर दिया गया। कौन क्या कार्य करेगा इसका बंटवारा कर दिया गया। और जहां विषयों व शक्तियों का बंटवारा होता है ना, उसी को बोला जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? संघात्मक शासन व्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो आज अपन ने देखा 1935 के अधिनियम तक। अधिनियमों की चर्चा अपन यहीं तक करेंगे। 1947 का जो अधिनियम है, आपको पता है भारत का विभाजन हुआ और भारत को आजादी मिली, तो ये विषय दृष्टि की स्थिति में ज्यादा इतना महत्वपूर्ण मैं नहीं मानता। इसके आगे की चर्चा जो करेंगे वो करेंगे, अब अपन करेंगे संविधान सभा के बारे में।
ठीक है, संविधान सभा के बारे में, कैसे कैबिनेट मिशन बनाया गया, कैसे चर्चिल चुनाव हारे, क्लीमेंट एटली कैसे सत्ता में आए, उन्होंने कैसे कहा कि 10 लाख पर एक कैंडिडेट चुना जाएगा, इन सब बातों की चर्चा अपन अपनी अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन अधिनियमों की जितनी भी अब तक क्लास हुई है, अधिनियम आपके संपूर्ण करा दिए गए हैं। जल्द ही इनके क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, और जैसे ही क्वेश्चन आए उससे पहले क्वेश्चन सेशन आए उससे पहले आपको इन क्वेश्चनों, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या आपको जो स्लाइड देखते हैं आप हर रोज, उनका आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के साथ साथ जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्लास आपको पसंद आई होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अधिक से अधिक तो आपको शेयर करना ही करना, क्योंकि शेयर करने से आपका तो भला होगा ही होगा, साथ में जो पढ़ेगा क्लास को, जो देखेगा, उनको भी सही तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके इस मित्र को आज के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।